Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about cells of immune system part 3, that is the lymphoid cells. The lymphoid cells or the cells of the lymphoid lineage. पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी आपकी माइलॉइड सेल्स। स्टेम सेल से आपकी दो तरह की सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, बनती हैं। एक को हम कहते हैं माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल, दूसरी को हम कहते हैं लिम्फॉइड प्रोजीनेटर सेल। माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल से हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी सारी माइलॉइड सेल्स। आज हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड सेल्स। तो लिम्फॉइड प्रोजीनेटर से तीन तरह की आपकी सेल्स बनती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। और ये सारी सेल्स आपकी कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर। अब जो आपकी बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये मेजर सेल्स होती हैं आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी की और स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फ के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें 99% जो पॉपुलेशन है वो इन लिम्फोसाइट्स की होती है, बी और टी। बी और टी लिम्फोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल्स का 22 to 40% होता है एंड 99% ऑफ द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिम्फ। अब जो आपकी बी और टी लिम्फोसाइट, नेव टी और बी लिम्फोसाइट्स जो है, नेव का मतलब है वो बी और टी सेल जो मैच्योर होके अभी सर्कुलेशन में आई है और जिसका भी एंटीजन से एनकाउंटर नहीं हुआ। तो नेव बी और टी सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? स्मॉल मोटाइल नॉन फेगोसिटिक सेल्स, दीज आर नॉन फेगोसिटिक सेल्स एंड दे मूव इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। और ये आपके सेल साइकिल के G0 फेज के अंदर रहती हैं और आपकी ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं एंटीजन से एनकाउंटर के बाद। अब राइट हैंड साइड में डायग्राम देखिए, ये है आपकी नेव बी सेल। ये नेव बी सेल आपकी बनने के बाद हमने सर्कुलेशन में रिलीज कर दी, तो ये G0 फेज में रहती है। जब ये एंटीजन से बाइंड करती है तो यहाँ पर जो है सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सेल साइकिल में हमें पता है G0 के बाद आता है G1, G1 के बाद आता है S और फिर आता है G2। एस वाला फेज जो है, एस फेज में जब आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं तो हम उन्हें लिम्फोब्लास्ट कहते हैं। लिम्फोब्लास्ट जो है वो जो G0 में सेल्स है उससे साइज में बड़ी होती है और लिम्फोसाइट क्या है, फिर ये प्लोरीफ्रेट करती है, यानी कि इसमें डिवीज़न स्टार्ट होती है और डिवीज़न में 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल्स बनती हैं। प्लोरीफ्रेशन के बाद जो है ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं इफेक्टर सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। तो आपकी जो लिम्फोसाइट्स है पहले G0 फेज में होगी, एंटीजन से एनकाउंटर के बाद उसके अंदर सेल साइकिल स्टार्ट होगा, पहले G1, फिर S, फिर आपका G2 और फिर आपका M फेज जिसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सेल डिवीजन के बाद जो है हर आपकी सेल डिफ्रेंशिएट्स होती हैं दो टाइप की सेल में, इफेक्टर सेल में और आपकी मेमोरी सेल में। अब देखते हैं डिटेल में बी सेल्स क्या है। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स हम इन्हें कहते हैं। बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होती हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर ही ये बनती हैं स्टेम सेल से और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होती हैं। मैच्योरेशन के दौरान सबसे पहले बी सेल जो है वो अपनी सरफेस पर रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करती है। दो टाइप की एंटीबॉडीज IgM और IgD बी सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स का काम करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं BCR। अब राइट हैंड साइड में डायग्राम देखिए, ये आपकी एक बी सेल है और इसकी सरफेस पर जो ये एंटीबॉडीज़ हैं ये इसके रिसेप्टर्स हैं जिन्हें BCR कहते हैं। ये हमने इसका बड़ा एनलार्ज व्यू दिखाया है। ये आपकी बी सेल की मेम्ब्रेन है और ये जो आपकी एंटीबॉडी है ये इस पे रिसेप्टर का काम करती है और इस रिसेप्टर से आके एंटीजन बाइंड करता है। एंटीजन बाइंड होने के बाद आपकी बी सेल एक्टिव होती है। अब मैच्योरेशन के दौरान सबसे पहले जो है आपकी बी सेल ने रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करे। रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करके ये बी सेल सेल्फ टॉलरेंस सीखती है, यानी कि अपने एंटीजन से रिएक्ट नहीं करना। उसके बाद ये जो है सर्कुलेट करती है ब्लड में और ब्लड में सर्कुलेशन के बाद ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका बोन मैरो और थाइमस आता है जहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं, मैच्योर होती हैं। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके लिम्फ नोड और स्प्लीन आते हैं जहाँ पर ये मैच्योर आपकी लिम्फोसाइट्स एंटीजन से एनकाउंटर करती हैं। तो ये बी सेल मैच्योरेशन होने के बाद
ब्लड में सर्कुलेट करती है और फिर एंटर करती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जहाँ पर वो एंटीजन से बाइंड करने के बाद एक्टिवेट होती है। एक्टिवेशन के बाद अब राइट हैंड साइड में देखिए, ये आपकी मैच्योर बी सेल है। ये एंटीजन से बाइंड करेगी, फिर एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद ये इसमें प्लोरीफ्रेशन होता है, इसका नंबर बढ़ता है, फिर ये डिफ्रेंशिएट होती है और दो तरह की सेल बनाती है, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ जाके उस एंटीजन से बाइंड करते हैं जिसने इसका प्रोडक्शन इंड्यूस किया, और फिर ये एंटीबॉडी उससे बाइंड करके उस एंटीजन का वहाँ से क्लियरेंस कराती हैं, या तो उसे न्यूट्रलाइज करती हैं या उस पर टैग लगाते देती हैं कि फेगोसिटिक सेल उसे एनगल्फ करके मार दे। अब जो यहाँ पर मेमोरी सेल्स बनती हैं, इन मेमोरी सेल की सरफेस पर भी सेम रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी पेरेंट सेल पर होते हैं, और ये मेमोरी सेल्स जो है इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू नेव बी सेल्स, और इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू नेव बी सेल्स। अब जो इम्यून रेस्पॉन्स ये जनरेट हुआ उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। नेव बी सेल, नीचे डायग्राम में देखिए, ये आपकी जो नेव बी सेल है, ये नेव बी सेल जब एंटीजन से बाइंड करती है, प्लोरीफ्रेट होती है, डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा सेल बनाती है, और प्लाज्मा सेल से जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, यहाँ तक का जो रिस्पॉन्स है ये प्राइमरी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहा जाता है। और ये जो आपकी मेमोरी सेल बनी प्राइमरी रिस्पॉन्स में, जब ये एंटीजन से इंट्रैक्ट करके आगे आपका रिस्पॉन्स चलाती है इम्यून रिस्पॉन्स, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा पावर का होता है, फास्ट होता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू नीव बी सेल्स। अब है बी सेल जो है आपका, पहला काम तो उसने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ BCR जो है वो एज ए APC भी काम करती है। अब ये APC क्या कैसे काम करती है, जब एंटीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो एंटीजन आके बी सेल की सरफेस पर बाइंड करता है। जब बी सेल की सरफेस पर बाइंड करता है तो बी सेल एंडोसाइटोसिस से एंटीजन को अंदर लेती है, फिर प्रोसेसिंग करती है, और उसका एक पार्ट क्लास सेकेंड MHC के साथ दिखाती है टी सेल को, टी हेल्पर सेल को, और इस तरह से टी हेल्पर सेल जो है वो एक्टिव होती है और साइटोकाइंस रिलीज करती है। और ये जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ये साइटोकाइंस फर्दर बी सेल का एक्टिवेशन करते हैं और उसका प्लोरीफ्रेशन और डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह बी सेल के जो हैं दो आपके फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे। पहला तो क्या है, बी सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो आपके एंटीजन से बाइंड करके उसका क्लियरेंस करती हैं, और दूसरा जो है बी सेल एज ए प्रोफेशनल APC भी काम करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फॉर टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल को ये एक्टिवेट करती है। अब देखते हैं टी लिम्फोसाइट और टी सेल। टी सेल जो है बनेगी बोन मैरो में ही फ्रॉम प्रोजेनिटर टी सेल और प्रिकर्सर टी सेल। उसके बाद ये बोन मैरो को छोड़ देती है इन इमेच्योर स्टेट, जिसे हम थाइमोसाइट्स कहते हैं, इमेच्योर टी सेल्स। इमेच्योर टी सेल्स जो है थाइमस के अंदर जाती हैं और वहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन में सबसे पहले जो है टी सेल बी सेल की ही तरह है, रिसेप्टर एक्सप्रेस करती है अपनी सरफेस पर। तो एक तो टी सेल मेन रिसेप्टर एक्सप्रेस करती है जिन्हें हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। इसके साथ साथ टी सेल्स जो है को रिसेप्टर भी एक्सप्रेस करती है, या तो CD4 या CD8। एक टी सेल के अंदर दोनों को रिसेप्टर्स नहीं होते, या तो CD4 होते हैं या CD8 होते हैं। अब यहाँ राइट हैंड साइड में डायग्राम देखिए, ये आपकी एक टी सेल है, ये मेन इसके टी सेल रिसेप्टर हैं और ये इसके को रिसेप्टर हैं CD4। अब जो आपकी टी सेल्स हैं इसकी 2 सब पॉपुलेशंस आपकी होती हैं, एक टी हेल्पर सेल और एक आपकी TC सेल। टी हेल्पर सेल जो है वो अपनी सरफेस पर CD4 जो है को रिसेप्टर एक्सप्रेस करती है, और जो आपकी TC सेल है वो CD8 रिसेप्टर एक्सप्रेस करती है। टी सेल रिस्पॉन्स जो हम पढ़ते हैं आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो सेल्फ MHC रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब सेल्फ MHC रेस्ट्रिक्टेड क्या है कि टी सेल जो है वो एंटीजन को तभी पहचानती है जब एंटीजन को हम MHC के साथ उसे दिखाते हैं, और ये MHC वही सेम MHC होती हैं जिनका एनकाउंटर टी सेल से तब होता है जब वो थाइमस के अंदर मैच्योर हो रही होती है। अब ये डायग्राम देखिए, ये है आपकी TC सेल और ये है टी हेल्पर सेल। तो TC सेल उस एंटीजन से बाइंड करेगी जिसे APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ इसे दिखाएगी। तो TC सेल जो है वो क्लास 1 MHC रेस्ट्रिक्टेड होती है,
जो टी हेल्पर सेल है वो एंटीजन को पहचानती है क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ जो उसे प्रेजेंट करती है एपीसी। तो टी हेल्पर सेल जो है वो क्लास सेकेंड एमएचसी रेस्ट्रिक्टेड कही जाती है क्योंकि ये उसी एंटीजन को पहचानती है जो क्लास सेकेंड एमएचसी के साथ इसे दिखाया जाता है। और टीसी सेल जो है वो क्लास वन एमएचसी रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब मैचुरेशन के दौरान जो है टी सेल को थाइमस छोड़ देती है और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एंटर करती है जहाँ पर उसका एंटीजन से एनकाउंटर होता है। एंटीजन से एनकाउंटर होने के बाद जो आपकी टी सेल है वो एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद टी सेल प्लोरीफरेट करती है और डिफ्रेंशिएट करती है इफेक्टर सेल में और मेमोरी सेल में। अब जो आपकी टी सेल दो तरह की थी तो आपकी इफेक्टर सेल भी दो ही तरह की बनेगी। आपकी इफेक्टर टी हेल्पर सेल का काम क्या है, ये साइटोकाइंस रिलीज करती है। ये साइटोकाइंस क्या है, हेल्प करते हैं बी सेल के एक्टिवेशन में, टी सेल के एक्टिवेशन में और मैक्रोफेज के एक्टिवेशन में। जो इफेक्टर टीसी सेल है जिसे हम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये डायरेक्टली जो है किल करती है अल्टर्ड सेल को। अल्टर्ड सेल का मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल सेल कैंसर में इन केस ऑफ कैंसर चेंज टू ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, अल्टर्ड सेल हम यहाँ उसे कहेंगे, और वायरस इन्फेक्टेड सेल। इम्यून रेस्पॉन्स जो टी सेल से जनरेट होता है उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। नीचे डायग्राम देखिए, ये एपीसी है, इसने एंटीजन दिखाया टू सीडी सेल और हम टू टीसी सेल, ये हमने एक साथ दिखा रखी है दोनों सेल्स। एपीसी जो है जब टी हेल्पर को करेगी तो टी हेल्पर का आपका एक्टिवेशन चलेगा, जब टीसी को करेगी तो टी सेल का एक्टिवेशन चलेगा। यहाँ पर एंटीजन से एनकाउंटर करके एक्टिव होगी, एक्टिव होके ये अपना नंबर बढ़ाएगी, नंबर बढ़ाने के बाद डिफ्रेंशिएट होगी इफेक्टर सेल्स में और मेमोरी सेल में। इफेक्टर टी हेल्पर सेल जो है साइटोकाइन रिलीज करती है और इफेक्टर टीसी सेल जो है डायरेक्टली किल करेगी वायरस इन्फेक्टेड सेल को और आपकी अल्टर्ड सेल को। अब आते हैं तीसरी लिम्फॉइड सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल लार्ज नॉन फेगोसिटिक ये सेल है और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होती है कही जाती है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनमेट इम्यूनिटी में। टी और बी सेल्स जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है और एनके सेल जो है वो इनेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन में 5 to 10% जो आपका अमाउंट है वो नेचुरल किलर सेल्स का होता है। ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और ज़्यादातर ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर ये पाई जाती है। एनके सेल्स जो है मेजर रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को ये लाइसिस करके मारती हैं। अब एनके सेल कैसे पहचानती है कि ये मेरी टारगेट सेल है जिसे हमें मारना है, तो एनके सेल जो है दो तरीके अपनाती है जिसकी हेल्प से वो पहचानती है कि ये सेल जो है वो आपकी इन्फेक्टेड सेल है। तो एनकी सेल की सरफेस पर ये डायग्राम देखिए, ये एनके सेल है और ये एनकी सेल की सरफेस पर CD16 रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स जो है एंटीबॉडी के FC पोर्शन से बाइंड करते हैं। अब कोई भी जो आपका पैथोजन है जैसे कि ये आपकी इन्फेक्टेड सेल है या आपकी ये ट्यूमर सेल है, ये अपनी सरफेस पर एंटीजन एक्सप्रेस करेगी। इन एंटीजन से आपकी एंटीबॉडी बाइंड होगी और इस एंटीबॉडी के FC पोर्शन से आके एनके सेल बाइंड कर जाएगी। तो एनके सेल्स जो हैं इस तरह से पहचानेगी अल्टर्ड सेल्स को और आपकी इन्फेक्टेड सेल्स को। तब ये बाइंड करने के बाद ये जो आपकी एनके सेल है ये ग्रेन्यूल्स जो इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर साइटोटॉक्सिक मटेरियल है, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल को लाइसिस करके मारते हैं। जब ये इसे बाइंड करेगी तो ये ग्रेन्यूल्स बाहर रिलीज़ करेगी और बाहर रिलीज़ करके ये नियर बाय सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को आपकी मारते हैं। इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब दूसरा मैकेनिज्म जो यूज़ करती है एनकी सेल की सरफेस पर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। अब राइट हैंड साइड में ये डायग्राम देखिए, ये है आपकी एनके सेल, इसकी सरफेस पर दो रिसेप्टर हैं, ये हैं आपके एक्टिवेटिंग रिसेप्टर और ये हैं आपकी इनहिबिटरी रिसेप्टर। जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल से जो आपकी इन्फेक्टेड सेल या आपकी अल्टर्ड सेल एक्सप्रेस करती है। नॉर्मल सेल जो एक्सप्रेस नहीं करती, इन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटिंग लाइगेंड। तो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेटिंग लाइगेंड से बाइंड करते हैं और इनहिबिटरी रिसेप्टर जो है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से इंट्रैक्ट करते हैं। अब जब एक्टिवेटिंग रिसेप्टर इंट्रैक्ट करेंगे आपके
इस लाइगेंड से, एक्टिवेटिंग लाइगेंड से, तो यहाँ पर एक किलिंग इंस्ट्रक्शन इशू होगा और NK सेल तैयार हो जाएगी इस सेल को मारने के लिए। लेकिन जब इनहिबिटरी रिसेप्टर बाइंड करता है क्लास 1 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर जो है नो किलिंग का इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू हो जाएगा और यहाँ पर NK सेल अब कोई भी किलिंग नहीं करेगी। यानी कि जब एक्टिवेटिंग लाइगेंड एक्टिवेटिंग रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो NK सेल किल करेगी, और जब क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल इनहिबिटरी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो तब NK सेल किलिंग नहीं करेगी। अब नॉर्मल सेल में जो है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल ज़्यादा आपके एनफ अमाउंट में एक्सप्रेस होते हैं। अब ये देखिए आपकी सेल है, ये है क्लास 1 मॉलिक्यूल और ये थे आपके एक्टिवेटिंग लाइगेंड। ये है नॉर्मल सेल में देखिए कितने सारे क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है। अब क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल आपके काफ़ी अमाउंट में एक्सप्रेस होते हैं, तो यहाँ पर जो है इनहिबिटरी सिग्नल आपका ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा, तो NK सेल जो है यहाँ पर कोई किलिंग इंस्ट्रक्शन इशू नहीं करेगी और ये नॉर्मल सेल्स जो है वो NK सेल के अटैक से बच जाती है। अब देखते हैं वो सेल जो इन्फेक्टेड हो चुकी है या जो कैंसरस सेल बन चुकी है। तो जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स है उस सेल के अंदर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घट जाएगा। तो जब क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घट जाएगा तो आपकी जो आपका इनहिबिटरी सिग्नल है वो इनहिबिटरी सिग्नल का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इनहिबिटरी सिग्नल का अमाउंट जब कम हो जाएगा तो NK सेल को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि इस सेल को किल करो। अब जो इन्फेक्टेड सेल है एक तरफ तो है कि वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घटा रही है, दूसरी तरफ क्या है वो एक्टिवेटिंग लाइगेंड का एक्सप्रेशन बढ़ा देती है। एक्टिवेटिंग लाइगेंड का एक्सप्रेशन बढ़ने से अब नीचे डायग्राम में देखिए ये एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल के अंदर देखिए क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना ज़्यादा है, तो यहाँ इनहिबिटरी सिग्नल ज़्यादा है और ये एक्टिवेटिंग लाइगेंड जो है ये रिलीज़ करेंगे एक्टिवेटिंग सिग्नल कम है, इनहिबिटरी जो है वो ज़्यादा है, तो NK सेल यहाँ पर कोई किलिंग नहीं करेगी। अब ये देखिए इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल में देखिए क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घट गया तो इनहिबिटरी जो सिग्नल है वो कम रिलीज़ हो रहा है। साथ ही क्या है जो एक्टिवेटिंग लाइगेंड ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं और एक्टिवेटिंग लाइगेंड ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं तो एक्टिवेशन सिग्नल ज़्यादा मिल रहे हैं, इनहिबिटरी कम मिल रहे हैं, एक्टिवेशन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो NK सेल जो है अब किल करेगी इस अल्टर्ड सेल को और इस इन्फेक्टेड सेल को। अब NK सेल किस तरह से मारती है, किलिंग मैकेनिज्म क्या है। अब जो NK सेल है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर मेन 2 प्रोटीन होते हैं, एक को हम कहते हैं परफोरिन और दूसरा आपका ग्रेनेजाइम। परफोरिन क्या है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करता है और ग्रेनेजाइम जो है ये सेल के अंदर एंटर करके एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। जब एक NK सेल टारगेट सेल से अटैच होती है, जैसे ये देखिए राइट हैंड साइड में ये NK सेल है और ये टारगेट सेल से जब अटैच होती है तो ये जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं इनका कंटेंट ये बाहर रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन। और जब ये कंटेंट बाहर रिलीज होता है ये दोनों सेल्स के बीच में जो यहाँ स्पेस है इस स्पेस में ये दोनों जो ये जो ग्रेन्यूल्स का कंटेंट है ये बाहर रिलीज हो गया। बाहर रिलीज होने के बाद ये टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा। अब ये देखिए ये हमने एक ग्रेन्यूल बड़ा करके दिखाया है, इसके अंदर 2 प्रोटीन है परफोरिन ग्रेनेजाइम। ये है आपकी NK सेल, ये NK सेल है और ये आपकी टारगेट सेल है। अब यहाँ से डीग्रेनुलेशन से ग्रेन्यूल का कंटेंट बाहर रिलीज हो गया। अब ये परफोरिन जो है टारगेट सेल की मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गए और इंसर्ट होके देखिए इन्होंने पोर बनाया। इस पोर के थ्रू जो है ग्रेनेजाइम अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद इसके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस करा देगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और सेल जो है वो मर जाएगी। NK सेल जो है एक तो इस तरह से मारती है सेल्स, दूसरा क्या है वो इंटरफेरॉन रिलीज करती है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करती है। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरॉन जो है वो अदर इम्यून सेल्स पे एक्ट करते हैं जैसे कि मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स, और इन्हें जो है एक्टिवेट करते हैं। इस तरह से NK सेल्स जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट लिम्फॉइड सेल्स। थैंक यू।